एक लंबे प्रवास के बाद मैं वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते भर मेरा मन 8 माह से छोड़े हुए अव्यवस्थित घर को व्यवस्थित करने में उलझा हुआ था। घर पहुंचने से पहले ही मैंने कामवाली से संपर्क साधने का प्रयास किया, पर नहीं हो सका। घर पहुंचकर झाड़ू पोछा करने वाली रमा तो मिल गई, पर बर्तन साफ करने वाली बिमला न मिल पाई। उसकी जगह मीना काम पर लग गई। तभी एक दिन बिमला मिलने आई। आते ही बोली, आंटी जी, अंकल जी अब कैसे हैं? ठीक है ना? यहाँ से तो अंकल ठीक ठाक गए थे, फिर वहाँ जाकर क्या हो गया कि ऑपरेशन तक करवाना पड़ा? उसने बड़ी सहानुभूति से पूछा। तुम्हें अंकल जी के बारे में किसने बताया? मैंने उत्सुकतावश पूछा। सामने वाली आंटी कल बाजार में मिली थी, उनसे ही मालूम हुआ। मैं तो बस उन्हीं का हालचाल जानने आई हूँ, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। उसके मुंह से सहानुभूतिपूर्ण आत्मीय शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। अपने व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर मात्र कुशलता जानने के लिए आना उसके आंतरिक लगाव का प्रतीक था। नहीं तो आजकल व्यवस्थाएं इतनी बढ़ गई हैं कि सगे संबंधी तक औपचारिकताएं निभाने से कतराने लगे हैं। मन अंदर तक भीग गया। काम करोगी? मैंने पूछा। आंटी जी, मेरे पास काम बहुत है। काम खत्म कर के घर वापस जाते जाते दोपहर के 3 बज जाते हैं। तब तक बच्चे भी स्कूल से वापस आ जाते हैं। वैसे आपने करवाना क्या है? उसने जानना चाहा। बर्तन साफ सफाई और कपड़े आदि के सब कामों का इंतजाम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि सुबह रसोई में तुम घंटा भर मेरी मदद कर दिया करो। सुबह नाश्ता तुम यहीं कर लिया करो। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। 3-4 दिन बाद वह फिर हाजिर हुई। आते ही रसोई में मदद करने के अलावा घर को व्यवस्थित करने, डस्टिंग, कपड़े संभालने जैसे छोटे छोटे काम भी करने लगी। फिर एक दिन आते ही बोली, आंटी जी, कल से मैं आधा घंटा देर से आऊँगी। कारण पूछने पर बोली, स्कूल से मेरे छोटे बेटे की शिकायत आई है कि वह स्कूल देर से पहुँचता है। कल से मैं उसे खुद तैयार करके स्कूल छोड़कर फिर काम पर आऊँगी। उसके पापा के बस का कुछ भी नहीं है। शिक्षा के प्रति उसकी ललक देखकर मन खुश हुआ। अब मैं अक्सर कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी छोटी छोटी चीज़ें उसके बच्चों के लिए देकर अपने देने के सुख, अपने अहम को संतुष्ट कर लेती थी। एक दिन मैंने उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को दिया तो वह बोलने लगी, इसको कैसे खाते हैं? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग भी इसी दुनिया के वासी हैं। फिर एक बार वह 3-4 दिनों तक लगातार गायब रही। कारण पूछने पर बोली, बच्चे बीमार थे, उनकी दवा, देखभाल सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इनके पापा से तो कोई उम्मीद नहीं है। फ़ोन तो कर सकती थी। मैंने कहा, आंटी जी, मुझे नंबर मिलाना नहीं आता, उसने सहजता से कहा। मैंने अपना नंबर स्पीड डायल पर डाल दिया। बस यह नंबर दबा दिया कर और फ़ोन बंद बंद मत किया कर। तेरा फ़ोन बंद था। मैंने कितनी बार फ़ोन किया था? मैंने खिंचकर कहा, आंटी जी, क्या करूं, बच्चों की बीमारी में फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई। वह दुखी होकर बोली, वाह रे माँ की ममता। अब जब भी वह देर से आती तो मुझे फ़ोन कर देती थी। कारण वही बताती कि बच्चों की फ़ीस भरनी है, यूनिफॉर्म लेनी है या फिर स्कूल टीचर ने बुलाया है। फिर एक दिन उसने रोते हुए पर कहा, मैं काम पर नहीं आ सकती। कारण पूछने पर बोली, मेरा बेटा कहीं भाग गया है। 2 दिन बाद आ पहुंची। बेटे के विषय में पूछने पर बोली, मैं यहाँ काम पर थी। घर पर मेरे पति ने शराब के नशे में बेटे को इतना पीटा कि वह घर से ही भाग गया। वह तो संयोग था कि उसके किसी दोस्त ने उसे स्टेशन पर देख लिया और हम उसे घर ले आए। क्या नशे में वह तुम पर भी हाथ उठाता है? मैंने जानना चाहा। इतना सुनते ही गुस्से से उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसका यह रुद्र रूप देखकर मैं हैरान थी। शुरू में उसने 1-2 बार ऐसा किया जरूर, पर एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसा धक्का मारा कि दूर जा गिरा। फिर उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई, उसने कहा। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, नशा तो इन लोगों के लिए एक बहाना है। क्या नशे में कभी किसी पुरुष ने अपनी माँ या बहन पर हाथ उठाया है? नहीं ना। अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू के प्रति अति संवेदनशील होने वाले पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए संवेदनहीन हो जाते हैं। शायद ये पुरुष लोग स्त्री जाति पर हाथ उठाकर ही अपना वर्चस्व स्थापित करने की दुस्साहस करते हैं और अपने अहम की संतुष्टि करते हैं।
उसकी बेबाक बात सुनकर मैं उसका मुंह देखती रह गई। न कोई सिकवा शिकायत, न किसी से सहारे की याचना, न समाज सेवी संस्थाओं का बीच बचाव, न पंचायत का हस्तक्षेप, न रिश्तेदारों की दखल अंदाजी, न कोर्ट कचहरी के चक्कर। बस अपने ही बलबूते पर अपने अस्तित्व, अपनी गरिमा, अपनी अस्मिता को बचाए रखने का वह एक उदाहरण लगी। सबसे बड़ी बात, हमारा मध्यम वर्ग, अभिजात्य वर्ग या तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं जिस मानसिक शारीरिक उत्पीड़न को सहकर भी लोकलाज के भय से बड़ी सफाई से छिपा जाती हैं या नकार जाती हैं, उसने बिना किसी लाग लपेट के सब बता दिया। इस प्रकार वह मुझे नारी सशक्तिकरण का साक्षात रूप दिखाई दी। इसी के साथ मैं सुमन आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, नई सोच के साथ। और आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।